दोस्तों, कुछ कहानियाँ ऐसी होती है जो आपके रूह में उतर जाती है और कई दिनों तक नींद नहीं लेने देती। आज हम आपके लिए लाए हैं एक ऐसी मूवी जिसका नाम है द कंजरिंग लास्ट राइट्स। यह फिल्म हाल ही में 7 सितंबर को रिलीज हुई थी। अब बात करें इस मूवी के बारे में तो जैसा कि नाम से ही पता चलता है, यह मूवी आपको डर, सस्पेंस और थ्रिल की एक ऐसे मोड़ पे ले जाएगी जहां आपकी धड़कनें रुक सी जाएंगी। अगर आप हॉरर फिल्में देखना पसंद करते हैं तो यकीन मानिए ये फिल्म आपको हिला कर रख देगी। मैं तो आपको यही कहूँगा कि मौका मिले तो इसे थिएटर में जरूर देखिए, लेकिन जो लोग इसे थिएटर में नहीं देख पा रहे हैं उनके लिए चिंता करने की कोई बात नहीं। इस वीडियो में मैं पूरी स्टोरी को डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ ताकि आप घर बैठे इसका आनंद ले सके। मूवी बहुत शानदार है, इसलिए एंड तक जरूर देखिएगा। और अगर आप हमसे कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट्स में जरूर बताइए। तो चलिए अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की एक्सप्लेनेशन। लेकिन उससे पहले अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो इसे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपकी एक लाइक और सब्सक्राइब से हमें बहुत हौसला मिलता है। तो कहानी की शुरुआत होती है साल 1985 से, लेकिन असली ट्विस्ट तब आता है जब हम टाइम ट्रेवल करके जाते हैं साल 1962 में। उस वक्त एक पुरानी एंटीक शॉप थी जो एक छोटे से कस्बे के किनारे चल रही थी। इस दुकान के मालिक थे मिस्टर हेमिंग्स और उनकी बेटी का नाम था एलिजा। एक रात एलिजा अपने पिता से कहती है कि उसे दुकानों में अजीबोगरीब आवाजें सुनाई दे रही है, लेकिन वे उन्हें देख नहीं पा रही। फिर अगले सीन में देखते हैं डर के मारे उसने 2 फेमस पैरानॉर्मल एक्सपर्ट डेविड और क्लेयर को मदद के लिए बुलाया है, और यह उनके लिए पहला केस था और एक बेहद अहम मौका भी। एलिजा बताती है कि उनके पिता महीनों से इस दुकान को संभाल रहे थे, लेकिन धीरे धीरे उन्हें रात में अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। उन्होंने शुरुआत में तो इसे नजरअंदाज किया, लेकिन अचानक एक दिन उसके पिता खुद फांसी लगा करके आत्महत्या कर लेते हैं। उसके बाद ये एलिजा के लिए भी खौफनाक घटनाओं का सिलसिला शुरू हो जाता है। डेविड और क्लेयर इस तरह के केस को सॉल्व करने में माहिर थे। तुरंत ही दुकान पर जाकर पूरी छानबीन शुरू करते हैं। क्लेयर सीधा उस स्टोर रूम में जाती है जहाँ से अजीब आवाज आ रही थी। डेविड एलिजा पूरी कहानी को विस्तार से पूछते हैं और फिर वो दोनों मिलकर उस रहस्यमयी जगह की तह तक जाने की कोशिश करते हैं। जैसे सारा स्टोर रूम में कदम रखती है, उसकी नज़र उस कमरे में रखी एक पुरानी रहस्यमयी आईने पे पड़ती है, लेकिन यह आईना बिल्कुल साधारण नहीं था। इस आईने के किनारों पर विचित्र नक्काशी और डरावनी सिंबल्स बने हुए थे। साथ ही ऊपर की तरफ मानव आकृतियों के डिजाइन भी बने थे। सारा को देखते ही महसूस हो जाता है यह कोई सामान्य आईना नहीं है। जैसे ही वो आईने को हाथ से छूती है, अचानक एक अजीब सी सिहरन उसके शरीर में दौड़ जाती है। उसे महसूस हो जाता है कि वहाँ कोई अदृश्य स्पिरिट मौजूद है। साथ ही उस स्पिरिट में एक बहुत बुरी खतरनाक शक्ति छिपी हुई थी। फिर अचानक आईने में एक छोटा सा क्रैक भी उभर जाता है। सारा को आईने में कुछ भविष्य के क्लिप्स भी दिखने लगते हैं उस समय, जैसे कि उसके आने वाले दिन। साथ ही में यह हमें पता चलता है कि सारा प्रेग्नेंट थी उस समय। आईने में उस बुरी एंटिटी ने उसके आने वाली संतान यानी पेट में पल रहे बच्चे को मार्क कर दिया था। इस घटना के ठीक बाद सारा के पेट में जोर का दर्द उठता है। तुरंत ही उसका पति थॉमस पास आकर उसे हॉस्पिटल ले जाता है। फिर हम समझते हैं कि इस वक्त सारा की आपातकालीन डिलीवरी हो रही थी। जब सारा की डिलीवरी होती है तो सभी को पता चलता है कि एक लड़की है, लेकिन बच्ची बिल्कुल सांस नहीं ले रही थी। सारा और थॉमस दोनों की आंखें आंसुओं से भर जाती है। फिर सारा भगवान से प्रार्थना करने लगती है, हे भगवान मेरे बच्चे को बचा लो। फिर लगभग 1 मिनट बाद चमत्कारिक रूप से बच्ची सांसें लेने लगती है। यह देखकर सारा और थॉमस बेहद खुश होते हैं और अपनी बेटी का नाम एलेना रखते हैं। लेकिन उन्होंने उस आईने वाले केस को पूरी तरह से पीछे छोड़ दिया। उनका मानना था कि अगर वे इस रहस्य में और गहराई तक जाएंगे तो उनकी बेटी एलेना को कभी ना खत्म होने वाला खतरा आ सकता है। धीरे धीरे साल बीतते गए और एलेना बड़ी होती गई। सारा थॉमस ने मिलकर करीब 1000 से अधिक पैरानॉर्मल केस सॉल्व किए, लेकिन उन्होंने कभी भी अपनी बेटी को इन केसों से कभी नहीं जोड़ा और वे हमेशा उसकी सुरक्षा के लिए सतर्क रहते थे। फिर समय आ गया साल 1986 का। उस समय अमेरिका के ओहायो राज्य के एक छोटे से शहर में एक मॉरिस फैमिली एक नए घर में शिफ्ट हो रही थी। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि हेनरी को यह घर बहुत ही कम दाम में मिला था। इसी बीच घर में अजीब घटनाओं का सिलसिला शुरू हो जाता है। और दोस्तों, जाहिर सी बात है, जब घर भूतिया हो तो सस्ते में मिलना स्वाभाविक था। फिर भी कहानी में हमें दिखाया जाता है कि हेनरी मॉरिस अपनी पूरी फैमिली के साथ उस नए घर में शिफ्ट हो जाती है। शिफ्ट होते ही हम हेनरी के फैमिली के हर मेंबर को विस्तार से जानने लगते हैं। इस फैमिली में हेनरी के अलावा उसकी पत्नी ग्रेस, हेनरी के माता पिता और 4 बच्चे सैम, एलिस और बेथ और छोटे बेंजामिन।
एक दिन हेनरी की छोटी बेटी एलिस का बर्थडे था। इस खुशी के मौके पे हेनरी पिता ने एलिस को एक खास गिफ्ट दिया, लेकिन जैसे ही गिफ्ट खोलने की प्रक्रिया शुरू होती है, सामने आता है वही रहस्यमयी आईना। और यह आईना बिल्कुल वही था जिस पर विचित्र डिजाइन और मानव चेहरे बने थे। साथ ही उस पर वही पुरानी दरार भी मौजूद थी जो सालों पहले किसी ने बनाई थी। फैमिली धीरे धीरे केक काटने की तैयारी करती है, लेकिन जैसे ही केक पे कैंडल लगाने की कोशिश होती है तो वह अचानक किसी कारण के खुद ही बुझ जाती है। फिर अचानक छत का एक हिस्सा भी ढह जाता है और एलिस को चोट भी लग जाती है। यह घटना साफ साफ चेतावनी बनकर आती है जो पूरे परिवार के लिए एक खतरनाक अलार्म की तरह काम करती है। जैसे ही सीन आगे बढ़ता है, स्क्रीन पे एक अचानक वार्निंग मैसेज दिखाई देता है। यह कहानी एक सच्ची घटना पे आधारित है। जो आप अभी देख रहे हैं यह वास्तव में घटित हुई एक घटना है। अब इसके बाद ग्रेस की दिल की धड़कनें तेज हो जाती है और उसकी आंखें डर से खुली की खुली रह जाती है और उसके चेहरे पे चिंता की गहराई साफ झलक रही थी। वो समझ चुके थे कि यह कोई सामान्य मामला नहीं था, क्योंकि इस रहस्यमयी आईने में छिपा था एक बेहद शक्तिशाली दुष्ट स्पिरिट जो केवल उनकी फैमिली को बर्बाद कर सकता था। लेकिन शुरू में मॉरिस फैमिली खुद को सामान्य जीवन जीने की कोशिश में लगाती है। वो उस बर्थडे वाली घटना को भूलने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन घर में डरावनी घटनाएं धीरे धीरे और ज्यादा बढ़ने लगती है। एक बार ग्रेस फोन पे बात कर रही होती है और अचानक से उसके फोन का वायर अपने आप खींचने लगता है। ग्रेस को ऐसा महसूस होता है कि कोई उसे फोन से दूर खींच रहा है। पहले तो वो समझती है कि शायद उसकी बेटियां मजाक कर रही होगी, लेकिन जैसे ही ग्रेस देखती है कि उसकी सभी बेटियां दूसरे कमरे में बैठकर आराम कर रही है, लेकिन इसके बाद वो पूरी तरह से घबरा जाती है। इसी वक्त हम देखते हैं कि इन 4 बेटियों में से 2 बहनें ट्विन सिस्टर्स एना और बेला अपने कमरे में गुड़िया के साथ खेल रही होती है और अचानक उसकी गुड़िया खुद ब खुद हवा में उड़ने लगती है। एना और बेला को यह एहसास होता है कि उनके साथ कोई मौजूद है। फिर अगले पल दोनों ट्विन सिस्टर देखती हैं कि उनके सामने एक बूढ़ी औरत प्रकट हो जाती है और उस बूढ़ी स्पिरिट ने उनकी गुड़िया को हाथ में उठा रखी थी। डर के मारे एना और बेला तुरंत वहां से भाग जाती है, लेकिन इसके बाद फैमिली के साथ डरावनी घटनाएं लगातार बढ़ती चली जाती है। धीरे धीरे सभी फैमिली मेंबर ये महसूस करने लगते हैं कि उनके इस नए घर में कोई अदृश्य दुष्ट स्पिरिट जरूर मौजूद है। हालांकि दोस्तों, ध्यान देने वाली बात यह थी कि जो भी स्पिरिट इस नए घर में छुपा था वह किसी फैमिली मेंबर को जान लेने की कोशिश नहीं करता था, बल्कि यह सिर्फ धीरे धीरे उन्हें डराता था और छोटे मोटे नुकसान पहुंचाता था। लेकिन मॉरिस फैमिली को अब पूरी तरह से विश्वास हो चुका था कि उनके घर में कोई अदृश्य शक्ति जरूर मौजूद है। इसके ठीक बाद सीन शिफ्ट होता है और हम वॉकर फैमिली की कहानी में एंट्री लेते हैं। वहाँ वॉकर फैमिली में क्लेयर और मार्क की बेटी एलेना अब 23 साल की हो चुकी थी, जो कि अब वे अपने बॉयफ्रेंड डैरेल को डेट कर रही थी, जो पिछले 8 महीने से उनके साथ चल रहा था। डैरेल पहले पुलिस डिपार्टमेंट में काम करता था, लेकिन कुछ महीनों पहले उसने नौकरी छोड़ दी और अब वो बेरोजगार था। एक दिन क्लेयर और मार्क का मैरिज एनिवर्सरी पे पार्टी मनाने का दिन आता है। पूरी फैमिली जमा होती है और जमकर खुशियां मनाई जाती है। क्लेयर और मार्क ने इस नए मौके पर कई गेस्ट को भी बुलाया था। इस पार्टी में पादरी विलियम भी शामिल होते हैं। पादरी विलियम क्लेयर और मार्क के बहुत अच्छे दोस्त थे और उनका पुराना नाता भी था। इसी मौके पे एलेना ने डैरेल को भी पार्टी में बुलाया और उससे क्लेयर, मार्क और पादरी से भी मिलवाया। डैरेल से मिलकर सभी खुश होते हैं, लेकिन क्लेयर को इस बात की थोड़ी सी चिंता होती है कि क्या डैरेल उसके परिवार के लिए सही आदमी है। फिर एलेना अपने रूम में चली जाती है और अपनी पुरानी फोटो एल्बम खोलकर यादों में खो जाती है और अचानक उसकी नज़र उस कमरे के कोने में खड़ी एक पुरानी डॉल पे पड़ती है, जिस डॉल का नाम था लिली। लिली डॉल अचानक एक चेयर पे बैठकर एलेना को घूरने लगती है। ये देखकर एलेना का दिल तेजी से धड़कने लगता है और इतना डर जाती है कि वो खुद को संभाल भी नहीं पाती। तभी डैरेल कमरे में आता है और एलेना को गले लगाकर संतावना देता है। फिर कुछ दिनों बाद डैरेल एलेना को पूरे परिवार के सामने रिंग देकर प्रपोज करता है। एलेना बहुत खुश होती है और हाँ बोल देती है और पूरा वॉकर परिवार भी बहुत खुश होता है। लेकिन पादरी विलियम का असली मकसद उस दिन कुछ और ही था। वह क्लेयर और मार्क से कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बात करने आए थे। पादरी विलियम उन्हें मॉरिस फैमिली के बारे में बताते हैं, वही मॉरिस फैमिली जिनके घर में भूतिया घटनाएं हो रही थी। पादरी विलियम क्लेयर और मार्क से आग्रह करता है कि वे मिलकर उस फैमिली की मदद करें। मार्क इस रिक्वेस्ट के लिए तो मान जाता है, लेकिन क्लेयर पादरी विलियम को मना कर देती है और क्लेयर कहती है कि इस काम को वो बहुत पहले पीछे छोड़ चुके हैं और अब वो इसे दोबारा नहीं करेंगे। पादरी विलियम इस बात को सुनकर कुछ नहीं कहते
और वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम फिर से मॉरिस फैमिली की कहानी में लौटते हैं। रात का समय था और फैमिली का मुखिया हेनरी गहरी नींद में सो रहा था। अचानक उसे एहसास होता है कि कोई उसके करीब आ चुका है और फिर अचानक से कोई हेनरी को हवा में उठा लेता है और उसकी गर्दन को जोर से दबाने लगता है। हेनरी को बहुत तेज दर्द होने लगता है, लेकिन उसी समय हेनरी की बड़ी बेटी एबिगेल अपने रूम में बैठकर अपने बर्थडे की पुरानी वीडियो क्लिप्स देख रही होती है। जैसे ही वो क्लिप्स को देखती है, उसे चौंकाने वाला जवाब मिल जाता है कि आखिर उसके बर्थडे पर केक की कैंडल किसने बुझाई थी। क्लिप में अचानक एक अजीब स्पिरिट उसके पास आकर कैंडल बुझाते हुए दिखाई देता है। फिर क्या, एबिगेल चौंक जाती है और डर से कांपने लगती है। फिर जैसे ही क्लिप में दिखा स्पिरिट एबिगेल के सामने वास्तविक रूप में भी आ जाता है और वह एक बड़ा घने बालों वाला आदमी होता है जिसके हाथ में एक बड़ा सा कुल्हाड़ी भी होता है। एबिगेल डर के मारे चीखने लगती है, लेकिन एबिगेल को यह महसूस होता है कि वो धीरे धीरे स्पिरिट उसके करीब आकर उसे मारने की कोशिश कर रहा है। उसकी चीख सुनकर तुरंत उसकी माँ जग जाती है और मैरी देखती है कि हवा में हेनरी लटका हुआ है और किसी का हाथ उसके गर्दन पे जोर से कस रहा है। फिर तुरंत मैरी हेनरी को बचा लेती है और फैमिली के बाकी सदस्य भी इकट्ठा होकर एबिगेल के पास दौड़ते हैं और उसे भी बचा लेते हैं। फिर हम देखते हैं अगली सुबह मैरी और हेनरी मीडिया को बुलाते हैं और पूरी घटना बताकर घर में घटित हुई सारी बातों को मीडिया के साथ शेयर करते हैं। और वो वही सीन था जिसे हम मूवी के ट्रेलर में पहले देख चुके थे। मैरी मीडिया से कहती है कि इस घर में जो भी आत्माएं हैं उन्हें घर के 8 लोग देख चुके हैं और यह बिल्कुल असली है, कोई भ्रम नहीं। दूसरी ओर फिर से हम वॉकर फैमिली की कहानी में एंट्री लेते हैं, जहां हम देखते हैं कि एलेना और डैरिल की शादी तय हो चुकी थी, इसलिए एलेना शादी के लिए एक खास गाउन सिलवाने एक बुटीक जाती है। एलेना ट्रायल रूम में अपने चुने हुए गाउन को ट्राई करने के लिए बैठती है, लेकिन अचानक उसे ऐसा फील होता है जो कोई इसके साथ मौजूद है। अगले पल उसकी नज़र उसी बूढ़ी लेडी आत्मा पर पड़ती है जिसे हमने पहले मॉरिस फैमिली के घर में देख चुके थे। इसके साथ ही हमें समझ आता है कि मॉरिस फैमिली के घर में मौजूद खतरनाक स्पिरिट कहीं ना कहीं एलेना के परिवार से जुड़ा हुआ था, लेकिन उनका कनेक्शन क्या था यह आगे कहानी में आपको पता चल जाएगा। एलेना को अचानक वो बुरी आत्मा अपने चेहरे में नजर आती है और वो फील करती है कि उसकी खुद की गर्दन पे कोई दबाव डाल रहा है, लेकिन उसी वक्त डैरिल अंदर आ जाता है और एलेना को उस भूतिया ताकत से बचा लेता है। डैरिल को यह सब होते देख बेहद हैरानी होती है क्योंकि ऐसी घटनाएं उसके परिवार के साथ हो रही थी। वहीं दूसरी तरफ पादरी विलियम जो क्लेयर और मार्क से मदद मांगने आए थे, अब वो सीधे मॉरिस फैमिली के घर पहुंचते हैं और वहां कुछ रिचुअल को अंजाम देते हैं ताकि घर में मौजूद इवल एंटिटी की पहचान की जा सके। लेकिन रिचुअल के दौरान पादरी विलियम को एहसास होता है कि यह स्पिरिट बेहद खतरनाक और शक्तिशाली है, इसलिए उसे अकेले मात देना नामुमकिन था। फिर वो अपने साथी बिशप की मदद लेने के लिए जाते हैं ताकि मिलकर इस अंधेरी ताकत से निपटा जा सके। लेकिन जब पादरी विलियम बिशप के पास पहुंचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि बिशप वहां मौजूद नहीं थे। पादरी विलियम वहीं बिशप का इंतजार करने लगते हैं और फिर अचानक एहसास होता है कि कोई इवल एंटिटी आ चुका है और वह इवल स्पिरिट बिशप को तार से लटकाकर मार देता है। इस भयानक घटना के बाद वॉरेन फैमिली को पता चलता है कि पादरी विलियम की भी मौत हो चुकी है। पादरी विलियम के अंतिम संस्कार पर एड और लॉरेन और जूडी तीनों उपस्थित होते हैं, लेकिन जूडी जब फादर गॉर्डन की ग्रेव को छूती है तो इवल एंटिटी से जुड़ी घटनाएं उसकी आंखों के सामने चलने लगती है। जूडी डर के मारे फादर से पूछती है कि फादर साहब, फादर गॉर्डन की मौत से पहले वे कहाँ गए थे। फादर बताते हैं कि वे पेंसिल्वेनिया के मॉरिस फैमिली के घर गए थे और यही वो घर है जिसके बारे में न्यूज़ में भी आ रहा होता है। जूडी बिना बताए फौरन मॉरिस फैमिली के घर निकल पड़ती है और एड और लॉरेन परेशान होकर उसे ढूंढने लगते हैं। तभी टोनी ने एड और लॉरेन को बताया कि जूडी मॉरिस फैमिली के घर चली गई है। एड और लॉरेन जल्दी से स्मॉल हाउस पहुंचते हैं और वहां जाकर जैक, जैनेट और उसकी फैमिली से मिलते हैं। जैक, जैनेट सोचते हैं कि शायद एड और लॉरेन हमारी मदद करने आए हैं, लेकिन एड और लॉरेन को बस एक ही मंशा थी कि वो अपनी बेटी को यहाँ से ले जाना चाहते थे, पर जूडी वहाँ से जाने से इनकार कर देती है। जूडी कहती है कि अब हमेशा दूसरों की मदद करते आए हैं, अब हमारी बारी है कि इनकी मदद करें, क्योंकि यह फैमिली बहुत ज़्यादा परेशान है। फादर गॉर्डन भी बनने से पहले यहीं आए थे और यहीं से जाने के बाद उनकी मौत हुई थी। अब सबको साफ हो जाता है कि फादर विलियम की मौत का रहस्य भी इसी घर से जुड़ा हुआ है। इसलिए जूडी की इस बात के बाद लॉरेन और एड बिना देर किए मॉरिस फैमिली की मदद के लिए पूरी तरह तैयार हो जाते हैं। वहीं जूडी टोनी से खुलकर बताती है
कि जब मैंने फादर विलियम को ग्रेव को टच किया तो मुझे फील हुआ था कि कोई इविल एंटिटी मुझे इस घर में रोकना चाहता है और ऐसा लग रहा था कि वो मुझे पास बुलाना चाहती है। अब सब लोगों को समझ आ चुका था कि असल में मकसद यही था, जूडी और उसके परिवार को इस घर में बुलाना। इविल एंटिटी ने इस प्लान के तहत मॉरिस फैमिली को डराकर खबर फैलाई थी ताकि लॉरेन और एड और जूडी को यहाँ खींचा जा सके। अब अगले सीन में लॉरेन अपने पति एड को गंभीर अंदाज में कहती है, एड, ये सिर्फ आत्माएं नहीं है, ये तो उस इविल स्पिरिट का खेल है जो अपनी शक्ति छुपा के हमारे सामने खड़ा है। हमें समझना होगा कि उसका मकसद क्या है। यह सुनकर एड गहरी सोच में डूब जाता है और फिर धीरे से कहता है, यह स्पिरिट अब तक किसी को भी पॉजेस क्यों नहीं किया, केवल डराने तक ही सीमित क्यों रखा है। तभी कमरे की दीवारें धीरे धीरे खिसकने लगती है और एक अजीब सी सरसराहट हर तरफ फैल जाती है, जैसे कि दीवारें खुद ब खुद कह रही हो कि मिस मी मिस मी। इसी बीच जूडी के मन में भी एक डरावना ख्याल आता है, शायद उस इविल एंटिटी की योजना बस हमें यहीं रोकने की नहीं बल्कि पूरी तरह से अपने वश में करने की थी। लॉरेन एड को यह ध्यान से निहारती है और कहती है, हमें इस मिरर को ध्यान से देखना होगा और ये हमें बताएगा कि उस पावरफुल स्पिरिट की पहचान। एड और लॉरेन मिरर की सतह पर करीब से ध्यान लगाने लगते हैं, लेकिन मिरर की सतह पर कोई स्पिरिट नजर नहीं आता, सिर्फ अजीब सी धुंधली हल्की चमकती हुई परछाई दिख रही थी। तभी अचानक मिरर की सतह पर एक अजीब सा सिंबल उभरता है, जैसे किसी प्राचीन भाषा में लिखा गया हो। सिंबल का आकार बहुत ही हीन, जटिल और डरावना होता है। फिर लॉरेन ने अपने पुराने नोट्स में तुरंत उस सिंबल की खोज शुरू कर दी, जो उसके पास पुरानी किताबें और रिकॉर्ड्स थे, जो उसने पहले भी उन खतरनाक केसों को सॉल्व करने में इकट्ठा किए थे। कुछ मिनटों की कड़ी मेहनत के बाद लॉरेन को पता चल जाता है कि यह सिंबल कोई प्राचीन काले जादू का निशान है, जिसे सिर्फ सबसे पावरफुल इवल स्पिरिट ही इस्तेमाल करते थे। लॉरेन घबराकर कहती है, एड, हमें समझना होगा, यह इवल स्पिरिट सिर्फ डराने की नहीं बल्कि हमें इस सिंबल के जरिए पूरी तरह से अपने नियंत्रण में लेना चाहता है। ये सुनकर के एड की आंखों में भी खौफ साफ साफ झलक रहा होता है। तो हमें इस पावरफुल एंटिटी को पहले से भी ज्यादा सतर्क होकर हर कदम पर रोकना होगा। उसी वक्त घर में एक तेज हवा का झोंका आता है, जिससे दरवाजे खिड़कियां अपने आप खुलती और बंद होने लगती है, जैसे इवल एंटिटी खुद को घोषित कर रहा हो कि मैं आ गया हूँ। तभी देखते हैं कि जूडी अजीब सी हरकतें करने लगती है। एड धीरे से पूछता है, जूडी, तुम ठीक तो हो ना? लेकिन जैसे ही जूडी की आंखें खुलती है, उसके चेहरे पे एक अजीब सी मुस्कान उभर जाती है। वो मुस्कान इतनी डरावना होती है कि वो वहाँ पे हर कोई देख सिहर जाता है। जूडी की आवाज भी अब बिल्कुल बदल चुकी होती है और वो कहती है कि अब मैं तुम्हारे साथ हूँ। लॉरेन इस डर के मारे पीछे हटती और कहती है, यह इवल एंटिटी अभी भी जूडी के अंदर आ चुकी है। एड तुरंत बाइबल निकालता है और जोर जोर से बोलता है कि मैं तुम्हें इस शरीर से निकाल दूंगा आज। एड ने जोरदार प्रार्थना शुरू कर दिया और देवी देवताओं की शक्ति से मैं तुम्हें जूडी की आत्मा से अलग होने का आदेश देता हूँ। तभी कमरे के चारों ओर तेज हवाएं चलने लगती है। प्रकाश और अंधकार के बीच एक भयंकर टकराव शुरू हो जाता है। इवल एंटिटी जोर जोर से चीखता और चिल्लाता है, तुम मुझे कभी हरा नहीं पाओगे। फिर हम देखते हैं कि जूडी का शरीर भी झुकने लगता है और उसके हाथ कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं। फिर भी एड और लॉरेन दोनों अपनी पूरी ताकत से रिचुअल को कंटिन्यू रखते हैं। फिर अचानक एक तेज रोशनी घर के भीतर फैलती है, जिसके साथ इवल एंटिटी चीखता हुआ कमरे से बाहर निकलता है। मुझे मत रोको, मैं फिर लौटूंगा। फिर कुछ सेकंड के लिए सन्नाटा छा जाता है और फिर धीरे धीरे सब कुछ सामान्य होने लगता है। फिर देखते हैं कि जूडी के चेहरे पे अब सुकून सा निखार आ जाता है और वह धीरे धीरे मुस्कुराने लगती है। जूडी की आवाज़ अब साफ हो जाती है और वो ठीक भी हो जाती है और कहती है, मम्मी पापा, अब मैं ठीक हूँ। फिर एड और लॉरेन दोनों जूडी को गले लगाते हैं और यह देख जैक और टोनी की भी आंखें खुशी से चमकने लगती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कैमरा धीरे धीरे मिरर की तरफ जाता है, जहाँ पर अभी भी हल्की सी चमक उभर रही होती है और उसी मिरर के पीछे कहीं गहराई में एक साया धीरे धीरे मुस्कुरा रहा होता है, जैसा कि वह कह रहा हो कि मैं लौटूंगा। लेकिन तभी लॉरेन की नज़र उस शीशे पे पड़ती है, जहाँ से इवल एंटिटी उन सबको बुरी नज़र से निहार रहा होता है। लॉरेन उसी वक्त अपने कंधे पर उस भयंकर हाथ का भी एहसास करती है, जैसे कोई अंधेरे का साया उसे धीरे धीरे छू रहा हो। तभी हम देखते हैं कि इवल एंटिटी अचानक एड पे हमला कर देता है। एड को फिर से हार्ट अटैक से ऐसा फील होता है, लेकिन अपनी पूरी ताकत से वो खुद को संभाल लेता है और कुछ देर में खुद को भी ठीक कर लेता है। फिर दूसरी तरफ इवल एंटिटी धीरे धीरे जूडी की बॉडी से बाहर निकलता है और हवा में उड़ते हुए मिरर के अंदर चला जाता है। मिरर जोर जोर से घूमने लगता है और उसके चारों ओर अजीब तरह की चमक फैलने लगती है। अब एड बिना डरे अपना बाइबल खोलता है
और जोर जोर से पढ़ने लगता है, देवी देवताओं की शक्ति से मैं तुम्हें आज हमेशा के लिए बाधित करने का आदेश देता हूँ। और उससे मिरर पे अचानक आग लग जाती है। ये देखकर इविल एंटिटी का गुस्सा और चढ़ने लगता है और वो टोनी का भी गर्दन दबाने लगता है, लेकिन एड हिम्मत नहीं हारती और वह जलती हुई बाइबल को सीधे मिरर पे चिपका देती है। तभी इविल एंटिटी अपने असली रूप में एड को दिखता है और कहता है कि तुम मुझे नहीं हरा सकते। लेकिन एड ने अपने रिचुअल को नहीं रोका, बल्कि और भी ताकत से उसे कंटिन्यू रखा। इसके बाद लॉरेन और जूडी भी अपने हाथ मिरर से चिपका देते हैं और तीनों की पवित्र शक्तियां एक साथ इविल एंटिटी पे टूट पड़ती है। मिरर में क्रैक आने लगते हैं और एक जोरदार ब्लास्ट के साथ मिरर का इविल स्पिरिट पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। इसके बाद एड फिर मिरर को लेकर अपने म्यूजियम जाता है, जहाँ वह मिरर हमेशा के लिए कैद हो जाता है। और यहाँ पर कहानी की क्लाइमेक्स खत्म हो जाती है और हम देखते हैं कि मॉरिस फैमिली पर इस भयानक घटना का गहरा असर हुआ था, लेकिन फिर भी 3 साल तक वो उसी घर में रहते हैं और इस दौरान किसी भी तरह का उन्हें खतरा महसूस नहीं हुआ था। फिर एक दिन वॉरेन फैमिली अपने घर चली जाती है और एड टोनी को अपने दामाद के रूप में एक्सेप्ट कर लेता है और म्यूजियम की चाबी टोनी के हाथ में सौंप देता है। फिर एक खूबसूरत सीन आता है जहां हम देखते हैं कि जूडी और टोनी की शादी हो रही होती है। सारे रिश्तेदार और खुशी से नाच गा रहे होते हैं और हैप्पी एंडिंग के साथ न सिर्फ यह मूवी खत्म होती है, बल्कि पूरी कंजरिंग यूनिवर्स का भी अंत हो जाता है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको यह मूवी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए और इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबा लीजिए। हम फिर मिलेंगे एक और शानदार कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।